हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट। अब जो हम ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक में एक एक विकास मतलब मानव विकास में जितने विकास को हम इंक्लूड करके चलते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, उन सबको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखो, व्यक्ति के जीवन में शारीरिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाकी का विकास जैसे मानसिक, गामक, सामाजिक, बौद्धिक, संज्ञान, खेल आदि विकास शारीरिक विकास पर ही निर्भर करता है। यदि बालक बचपन से ही कमज़ोर होता है अथवा बीमार रहता है तो उसका सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, गामक, संवेगात्मक, भाषा आदि का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि बीमार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनमें काम करने की शक्ति नहीं होती है। वे अक्सर उदास, निराश, क्रोधित, बेचैन एवं खिन्न रहते हैं। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वे खेल में भी भाग नहीं ले सकते हैं और ना ही दूसरे बच्चे अपने साथ उन्हें खिलाना पसंद करते हैं। अतः बीमार और कमज़ोर बच्चा अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। शारीरिक विकास का बालक के व्यवहार की गुणात्मक एवं मात्रात्मकता दोनों पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से थका हारा, कमज़ोर, निर्बल एवं बीमार है तो सदैव अपने ही बारे में सोचता है। उसके द्वारा श्रेष्ठ काम करने की आशा नहीं की जा सकती है। शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान के समय से ही प्रारंभ हो जाता है और जन्म के बाद भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से चलता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रारंभिक वर्षों का मतलब किशोर अवस्था तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद में इसकी गति मंद हो जाती है। अब शारीरिक विकास मुख्यतः बालक के व्यवहार पर दो तरीके से प्रभाव डालता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब देखो, प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक विकास बालक के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। शारीरिक विकास से वह निर्धारित होता है कि बालक एक निश्चित आयु में किन किन विकासात्मक कार्यों को कर सकता है और कैसे कर सकता है और नहीं तो क्यों नहीं। उदाहरण, यदि एक 5 वर्ष का बालक का शारीरिक विकास अच्छा है तो विद्यालय में अनुशासित रहकर पढ़ने लिखने में अव्वल रह सकता है, खेल के साथियों के साथ बराबरी कर सकता है, पढ़ाई के साथ ही खेल में भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अतः खेल कूद की सभी गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता शारीरिक विकास से ही प्राप्त की जा सकती है। परंतु यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा नहीं होता तो बालक न तो खेल में अव्वल रहता है और ना ही पढ़ाई में अव्वल रहता है। उसके जो पीयर ग्रुप होते हैं, उसके संगी साथी होते हैं, वो उसे अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करते हैं। इससे बालक में हीन भावना आ जाती है। और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करता है। बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर शारीरिक विकास का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है। वह बालक के स्वयं के प्रति व दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों को भी प्रभावित करता है। बालक स्वयं अपनी शारीरिक रचना एवं आकार के बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोग बालक के शारीरिक रचना एवं आकार के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से भी बालक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार प्रभावित होता है। अब शारीरिक विकास हम कहते किसे हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक और बाह्य अंगों के विकास से है, जैसे शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास आदि। शारीरिक विकास के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब शारीरिक विकास हम किसे कहते हैं कि हमारे शरीर के सभी बाह्य और आंतरिक अंगों के विकास को ही हम शारीरिक विकास कहते हैं। अब देखो, शारीरिक विकास का क्या क्या महत्व है। शारीरिक रचना का विकास। शारीरिक विकास से क्या होता है, बालक के बाह्य व्यक्तित्व का आधार कौन होता है, शारीरिक विकास होता है। एक लंबा चौड़ा एवं उत्तम शारीरिक सोचने वाला बालक अधिक प्रभावशाली दिखता है और दूसरों की अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।
शारीरिक संरचना के विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, मुखाकृति, चेहरा, दांत, अस्थियां, मांसपेशियां आदि का विकास सम्मिलित है। दूसरा है नाड़ी संस्था का विकास। शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्था का विकास होता है। बालक में हमेशा विकास जो होता है वो कुछ सिद्धांतों का पालन करता है, जैसे मस्तकोद्मुखी विकास। इसमें क्या होता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है। इस क्रम में मस्तिष्क का विकास पहले आता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं जो एवं तंत्रिकाओं के विकास से बालक में सोचने, समझने, तर्क करने आदि की क्षमता विकसित होती है। अतः बालक कल्पनाशील होता है, वो कल्पनाओं में अपने बहुत सारी अवधारणाएं बना लेता है। तीसरा है मांसपेशियों और अस्थियों का विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत मांसपेशियां एवं अस्थियों का विकास भी आता है। अस्थियां जहाँ शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है, वही मांसपेशियां शरीर को सुंदर संरचना और आकार प्रदान करती है। बालक में हिलने, डुलने, उठने, बैठने, चलने, फिरने, दौड़ने आदि की क्षमता का विकास मांसपेशियों में परिपक्वता के कारण ही आता है। मतलब क्या है कि जो हड्डियां होती है, हड्डियां तो एक तरीके का ढांचा ही प्रदान करती है, बल्कि शरीर को आकर्षित और रचनापूर्ण बनाने के लिए या एक संरचना में ढालने के लिए मांसपेशियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला आ रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के कारण ही बालक के स्वभाव एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे पृथक पृथक अवस्था में क्रियाशील होकर शारीरिक विकास में योगदान देती है। जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है जो बालक की लंबाई को नियंत्रित करता है। इस तरीके से हर जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं उसका अपना एक कार्य होता है। सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कदापि हम नहीं नकार सकते। सामाजिक शारीरिक अवस्था से तात्पर्य है शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में सुसंगठित होकर समन्वित रूप से कार्य करना। यदि किसी भी अंग में दोष उत्पन्न हो जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है और व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जैसे मान लो हम बॉल कैच कर रहे हैं, बॉल कैच अगर हम कर रहे हैं तो बॉल कैच करने में हमारे कौन कौन से अंग काम में आ रहे हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें और हमारा मस्तिष्क। इन सभी के कोऑर्डिनेशन से हम एक कार्य संपन्न करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शारीरिक अवस्था का विकास होना भी क्या कहलाता है, शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। ठीक है, अब आ जाओ शारीरिक वृद्धि का प्रभाव। अगला पॉइंट है हमारा विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। जैसे हम अलग अलग अवस्थाओं में, मैंने कहा है आपके विकास की 9 अवस्थाएं होती हैं, उन अलग अलग अवस्थाओं में हम शारीरिक विकास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी आ रही है नवजात अवस्था। और शारीरिक विकास में भी हमारे लंबाई, वजन, शारीरिक अनुपात, दांतों की संख्या आदि को हम पॉइंट वाइज लेके चलेंगे। तो पहला हमारा आ रहा है लंबाई। तो नवजात शिशु की में देखो लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। जन्म के समय एक नवजात शिशु की औसत लंबाई 19 से 20 इंच होती है, परंतु वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारकों के कारण इसमें भिन्नता भी पाई जाती है। मतलब सामान्यतः 19 से 20 इंच होती है, लेकिन कारक होते हैं कि वातावरणीय कारक हम मान सकते हैं, वंशानुक्रम कारक हम मान सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी लंबाई में भिन्नता पाई जा सकती है। वह शिशु जिनका जन्म समय से पूर्व होता है उनकी लंबाई 16 से 17 इंच भी हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा कर थोड़ी अधिक होती है। मतलब लिंग है वो भी जन्म के समय लंबाई को प्रभावित करता है। जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई मुख्यतः वंशानुक्रम, जाति, विभिन्नताओं एवं वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है।
लंबे माता पिता के शिशु जन्म के समय से ही लंबाई में ज़्यादा होते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई कारक हैं जो नवजात शिशु के लंबाई एवं भार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कारक है जो लंबाई को प्रभावित कर सकते हैं? तो देखो, वंशानुक्रम, जातीय विभिन्नता, मतलब कोई जाति होती है वो लंबी होती है। ठीक है, वातावरणीय कारक के अलावा कुछ और फैक्टर होते हैं जो लंबाई को प्रभावित करते हैं। तो उनमें पहला दे रखा है माँ का आहार। यदि गर्भकालीन अवस्था में माता का आहार गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही दृष्टि से उत्तम होता है तो गर्भस्थ शिशु का विकास अच्छा होता है और बच्चे की लंबाई भी औसतन ज़्यादा होती है। परंतु यदि माता के आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी रहती है, विशेषकर प्रोटीन की, तो बालक का वजन और लंबाई दोनों ही कम रह जाते हैं। दूसरा है शिशु की गर्भकालीन क्रियाशीलता। जो शिशु गर्भ में अधिक क्रियाशील रहते हैं वे जन्म के समय दुबले पतले एवं कम वजन वाले होते हैं, क्योंकि क्रियाशीलता के कारण उनकी ऊर्जा का अधिक अपव्यय होता है। आर्थिक संकट। नवजात शिशु की लंबाई एवं भार माता पिता की आर्थिक दृष्टि पर भी निर्भर करता है। यदि माता पिता आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं मजबूत हैं तो माता का आहार सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त होगा। माता के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाता है। ऐसी स्थिति में शिशु का गर्भकालीन विकास बेहतर होता है और शिशु वांछित वजन एवं लंबाई को प्राप्त कर लेता है। अगला आ रहा है बचपनावस्था। जन्म के प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति अत्यंत ही तीव्र होती है। मतलब बचपनावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है। इस कारण बालकों की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। 4 माह का बालक 23 से 24 इंच तथा 1 वर्ष का बालक 28 से 30 इंच तक लंबा हो जाता है। अगला है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति मंद हो जाती है, अतः बालक धीरे धीरे बढ़ता है। इस समय उसकी औसत लंबाई 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की दर से हर साल बढ़ती है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की मानी गई है। इस अवस्था में बालक की लंबाई में प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच की वृद्धि होती है। इस समय में लड़कियों की बढ़वार लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, तो लड़कियां कुछ अधिक लंबी दिखाई देती है और किशोरावस्था में लड़के लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा लंबाई में होते हैं। ये तो था लंबाई कारक। अब आ रहा है वजन। देखो, नवजात अवस्था में वजन जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 6 से लेकर 8 पाउंड होता है, परंतु समय पूर्व जन्मे बालकों में 3 से 4 पाउंड होता है। जन्म के 2 से 3 सप्ताह बाद तक वातावरण के साथ समायोजन न कर पाने के कारण बालक के जन्म भार में कमी आती है, परंतु इसके बाद वजन में वृद्धि हो जाती है। जो गर्भाशय का वातावरण होता है वो बाहरी वातावरण से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बाहरी वातावरण में आता है तो बच्चे को सारी क्रियाशीलता खुद को करनी पड़ती है। श्वसन भी खुद को लेना होता है और उत्सर्जन प्रक्रिया भी खुद को करनी होती है और खाना भी, मतलब दूध भी माता का पीता है तो खुद को ही सक करना होता है। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो बाहरी वातावरण वालों को खुद को करनी होती थी, लेकिन गर्भाशय में क्या होता है, ये क्रियाएं स्वतः ही हो जाती है। तो जो बच्चा होता है उसको बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। तो शुरुआत में बच्चे का वजन घटता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला आ रहा है बचपनावस्था। 1 माह से 2 वर्ष तक की अवस्था को बचपनावस्था कहते हैं। 4 माह का स्व शिशु अपने जन्म भार का दुगुना वजन प्राप्त कर लेता है तथा 1 वर्ष में उसका वजन तिगुना हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में भार में वृद्धि मंद गति से धीरे धीरे होती है, क्योंकि इस समय बालक का अधिकांश ऊर्जा वे खेलने कूदने दौड़ने में वे होता है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में वजन में वृद्धि धीमी गति से होती है। 6 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की अपेक्षा लड़के कुछ अधिक भारी होते हैं, परंतु 11 से 12 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां लड़कों के वजन में अधिक भारी हो जाती है। 11 से 12 वर्ष की लड़की का भार 80 से 90 पाउंड तक हो जाता है।
उत्तर बाल्यावस्था में वजन में वृद्धि वसा के जमाव के कारण नहीं होती है, अपितु अस्थियों और मांसपेशियों में विकास के कारण होती है। बालकों की शारीरिक रचना भी इसके लिए उत्तरदायी है। शरीर की रचना भी 3 तरीके की होती है, एक्टोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जो शरीर रचना वाले लोग होते हैं वो दुबले पतले लंबे होते हैं। इनके शरीर में हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखाई देती है। इनकी मांसपेशियाँ भी लंबी पतली एवं शक्तिहीन होती है, अतः ये भार में कम होते हैं। ऐसे रचना वाले व्यक्तियों का व्यवहार आत्मसमर्पणकारी होता है, मतलब वो खुद समर्पण कर देते हैं। मेजोमॉर्फिक में क्या होता है कि लंबे गठिले और ताकतवर होते हैं। इनकी मांसपेशियाँ लंबी व शक्तिशाली होती है। एंडोमॉर्फिक रचना वाले लोग गोल मटोल एवं थुलथुले होते हैं। इनके शरीर में मांसपेशियों की तुलना में वसा की मात्रा अधिक होती है। तो इस तरीके की जो ये रचना होती है ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। तीसरा आ रहा है शारीरिक अनुपात। देखो, एक वयस्क व्यक्ति का उसके जन्म के समय से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उसका सिर जन्म के समय से 2 गुना, धड़ 3 गुना, बाहें 4 गुना, पैर 5 गुना बड़े होते हैं। पेशियाँ, अस्थियाँ एवं फेफड़े लगभग 20 गुना बड़े होते हैं, जबकि आँखें, मस्तिष्क एवं कुछ दूसरे अंगों का विकास बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन अंगों का विकास जन्म के समय ही अधिक हो जाता है। पहला आ रहा है सिर का अनुपात। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क से बिल्कुल ही भिन्न होता है। नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है तथा सिर एवं शरीर का अनुपात 1:4 होता है। वयस्कों में यह अनुपात लगभग 1:8 होता है। इसी प्रकार नवजात शिशु में चेहरे और मस्तिष्क का अनुपात 8:1 होता है, जबकि वयस्कों में यह अनुपात 2:1 होता है। कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सिर बड़ा होता है और धड़ अपन तुलना करें वयस्कों की तुलना में तो सिर की तुलना में तो बड़ा होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो सिर में वृद्धि है वो धीमी होती है और धड़ में वृद्धि तेज गति से होने लग जाती है। तो जो शारीरिक अनुपात होता है वो घटता जाता है। अगला आ रहा है चेहरे का अनुपात। शारीरिक विकास ऊपर से नीचे की तरफ होता है, अतः सिर के विकास के बाद चेहरे के विकास होता है। शिशु का सिर का आकार बड़ा एवं चेहरा छोटा होता है, क्योंकि इस समय उसके दांत नहीं होते हैं, परंतु 5-6 वर्ष की अवस्था में चेहरा अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है। इसका मुख्य कारण होता है अस्थायी दांतों का निकलना। बालक में अस्थायी दांतों के बाद स्थायी दांतों के निकलने के कारण भी चेहरे के अनुपात में परिवर्तन दिखाई देता है। अगला आ रहा है धड़ का अनुपात। चेहरे के बाद धड़ एवं कंधों का विकास होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की गर्दन नहीं के बराबर होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि सिर धड़ से जुड़ा हुआ है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गर्दन, सिर और धड़ के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। 5 वर्ष की आयु के बालकों में गर्दन पतली एवं लंबी दिखाई देती है। हाथ एवं पैरों का अनुपात। शरीर के सभी अंगों के आनुपातिक विकास में हाथ और पैरों का विकास सबसे बाद में होता है। जन्म के समय नवजात शिशु के हाथ पैर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए हाथ और पैर की लंबाई बढ़ती है और वे सीधे होते जाते हैं। 2 वर्ष की अवस्था तक हाथों की लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होती है और यह जन्म के समय की लंबाई से 70 से 80% तक अधिक लंबा होता है। बाल्यावस्था में हाथ पतले होते हैं। 8 वर्ष की अवस्था तक हाथों की लंबाई बढ़कर जन्म की लंबाई का 1.5 गुना हो जाती है। अगला है हड्डियाँ। हड्डियों के विकास के अंतर्गत हड्डियों के आकार में वृद्धि, हड्डियों की संख्या में परिवर्तन एवं हड्डियों के संगठन में परिवर्तन सम्मिलित है। सामान्यतः हड्डियों के विकास में वही प्रवृत्ति लागू होती है जो बालकों के लंबाई एवं आकार में होती है। अतः शिशु के जन्म के पहले वर्ष में हड्डियों का विकास अत्यंत ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि लंबाई बहुत तेज गति से बढ़ती है। फिर दूसरे वर्ष में इसकी गति मंद हो जाती है और वय संधि प्राप्त करते करते इसकी लंबाई
में तीव्रता वापस आ जाती है। हड्डियों में कठोरता। हड्डियों में कठोरता मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस एवं खनिज लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। ओसिफिकेशन के कारण ही हड्डियां कठोर एवं मजबूत बनती है। जन्म के समय नवजात शिशु की हड्डियां अत्यंत ही कोमल, मुलायम, स्पंजी एवं लचीली होती है। ये उपास्थि की बनी होती है। इन्हीं कारण से शिशु जन्म के 6 माह तक अपने पैरों के अंगूठे को आसानी से अपने मुंह तक ले सकता है, क्योंकि इनकी हड्डियां काफ़ी लचीली होती है और जिसकी बनी होती है उसे कार्टिलेज कहा जाता है। नवजात शिशु के शरीर में वयस्कों की अपेक्षा हड्डियों की संख्या अधिक होती है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ओसिफिकेशन होता जाता है और परिपक्व अवस्था तक सभी हड्डियां एक विशिष्ट आकार प्राप्त कर लेती है। अब देखो नवजात अवस्था में हड्डियों का विकास। नवजात शिशु की हड्डियां अत्यंत ही कोमल, मुलायम, स्पंजी, लचीली एवं नरम होती है। इसकी संख्या वयस्कों की अपेक्षा अधिक होती है। ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि शिशु की हड्डियां किसकी बनी होती है, तो कार्टिलेज की बनी होती है। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास धीरे धीरे होता है। ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण अस्थियां कठोर हो जाती है। इस अवस्था में प्रत्येक आयु स्तर पर लड़कियों की हड्डियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी ही कठोरता प्राप्त कर लेती है। किशोरावस्था। किशोरावस्था में यौन हार्मोन के स्रावण के कारण हड्डियों में कठोरता आती है। किशोरावस्था के अंत तक शरीर के सभी हड्डियों का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। शरीर की अनेक हड्डियां परस्पर संयुक्त हो जाती है। वयस्कावस्था तक हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। दांत। जन्म के समय शिशु के मुंह में दांत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनका निर्माण जो है वो गर्भाधान के 3 से 4 माह में ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भकालीन शिशु के जबड़ों का निर्माण प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तब उनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे और वे जन्म के बाद रोए नहीं बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया जाता था। इसी कारण बचपन में उनका नाम राम भोला पड़ा था। दांतों के निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया 21 से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था तक चलती है। जब तक कि अक्ल या बुद्धि दांत, जैसे अपन कहते हैं ना अक्ल वाली जाड़, दांत न आ जाते हैं तब तक दांत विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो दांत है उनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत वो होते हैं अस्थायी दांत जन्म के 6 से लेकर 8 माह में निकलना प्रारंभ होते हैं तथा अधिकांश बालकों में 2.5 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था तक 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। ये आकार में छोटे एवं कम मजबूत होते हैं, परंतु दांतों का निकलना बालकों के स्वास्थ्य, पोषण, वंशानुक्रम, लिंग, प्रजाति आदि अन्य कारकों पर निर्भर करता है। कुछ बालकों में दांत जन्म के बाद 5वें माह से ही निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जबकि कुछ बालकों में 10वें और 11वें महीने में निकलने लगते हैं। अस्थायी दांत निकलते समय बालकों को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा होती है। कुछ बालकों को दस्त होने लगता है और कुछ बालक बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। कुछ बालकों को कान में दर्द की शिकायत रहती है, फलतः बालक बीमार हो जाता है। अस्वस्थता के कारण बालकों में रोने, चिल्लाने, घबराने, चिड़चिड़े होने जैसी समस्याएं पाई जाती है। दांतों का निकलने का क्रम। दांत निकलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दांतों का निकलने का क्रम। तो सबसे पहले जो है वो निचले जबड़े के इंसाइजर जो दांत होते हैं, सामने के जो दांत होते हैं, छेदक दांत हम जिन्हें कहते हैं, वो निकलते हैं। परंतु कुछ बालकों में सबसे पहले ऊपरी जबड़े के मसूड़ों के सामने की ओर 2 कृतक दांत निकलते हैं, जिन्हें भी हम इंसाइजर कहते हैं, परंतु ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। 8 से 9 माह की उम्र में बालकों के ऊपरी जबड़े के मसूड़ों के सामने के 2 कृतक दांत निकल जाते हैं। फिर निचले जबड़ों में 2 दांत निकलते हैं
और तब ऊपरी जबड़ों में दांत निकलते हैं। इस प्रकार इसी क्रम में बालकों में दांत निकलते जाते हैं। अब दूसरा अपना आ रहा है स्थायी दांत। सभी स्थायी दांत के निकलने के बाद ही अस्थायी दांत निकलने के बाद ही स्थायी दांत निकलते हैं। इनके निकलने का क्रम भी वही रहता है जो अस्थायी दांतों का है। लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक बालक के मुंह में 1 से लेकर 2 स्थायी दांत निकल जाते हैं, परंतु कई बार अस्थायी दांत नहीं टूटते हैं। उसके पूर्व से ही स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी स्थायी दांत निकलते हैं। 10 वर्ष की अवस्था तक 14 से 16 दांत और 13 वर्ष की तक 27 से 28 दांत निकले जाते हैं। तो जो स्थायी दांतों का निकलने का क्रम है वो भी अस्थायी दांतों की तरह ही होता है। अब चलो आंतरिक अंगों का जो विकास है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे।